जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा हो रही थी कल, वो टॉपिक था केंद्र राज्य संबंध या संघवाद। संघवाद को हमने आपको बता दिया था किसे संघ कहते हैं, किसे परिसंघ कहते हैं। फिर हमने आपको बताया केंद्र राज्य संबंधों से पहले हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कैसे कैसे चीज़ फंक्शनिंग होती है, कैसे संघवाद आता है, किसे संघ कहा जाता है, किसे परिसंघ कहा जाता है। फिर केंद्र राज्य यदि संबंधों की बात की जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की चर्चा 3 स्तरों पर की जाती है। सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध। फिर दूसरी बात की जाए केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। फिर तीसरा जो केंद्र राज्य संबंधों के मध्य आता है वो आता है वित्तीय संबंध। तो कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो केंद्र राज्य विधायी संबंध पर हुई थी। इसको थोड़ा सा हम रिवीजन करवा लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की तरफ। तो सबसे पहले केंद्र राज्य विधायी संबंध की चर्चा की जाए। क्या आपको बताया गया था? आपको बताया गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका प्रावधान है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से इस समय पूछे जा रहे हैं वो यही पूछा जा रहा है किस भाग में है। तो आप कह देगा भाग 11 में। अब एक एक आर्टिकल्स पे चर्चा हुई थी, तो आर्टिकल्स पे जो चर्चा हुई थी वो क्या हुई थी उस पर हम देख ले। सबसे पहले आते हैं हम अनुच्छेद 245। 245 के बारे में कहा गया था कि संसद भारत के लिए या उसके किसी एक क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल अपने राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं। फिर आपको अनुच्छेद 246 बताया गया था। यहाँ पे आपको बताया गया था केंद्र और राज्य कानून 7वीं अनुसूची के अनुरूप बनाएंगे। यहाँ पे आपको 3 सूचियों का वर्णन किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको बताया गया था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सारे विषय बताए गए थे, कौन सा किस सूची में आता है, कैसे होता है। फिर आपको अनुच्छेद 247 बताया गया था। इस 247 के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि संसद चाहे तो सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संसद यदि चाहे सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए एक न्यायपालिका की स्थापना कर सकती है। फिर 248 आपको बताया गया था, अनुच्छेद 248, जिसमें आपको बताया गया था अपशिष्ट शक्तियां, उसका प्रयोग जो होता है वो केंद्र सरकार करती है। फिर आपको अनुच्छेद 249 बताया गया था। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इस पर भी हम चर्चा कर लें। इसमें कहा जाता है कि यदि राज्य सूची, ये राज्य सूची है, 61 विषय इसमें होते हैं, 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तो यदि राज्य सूची के विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को जाता है। और ऐसे बने हुए कानून, यही प्रश्न था, ऐसे बने हुए कानून कितने समय के लिए मान्य होंगे? तो ऐसे बने हुए कानून 1 वर्ष के लिए मान्य होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया कितने वर्ष के लिए मान्य होंगे, तो आप कह दीजिएगा 1 वर्ष के लिए इस तरह के कानून मान्य होते हैं। फिर आते हैं, हम बात करते हैं अनुच्छेद 250 की। तो अनुच्छेद 250 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो आप कहेंगे संसद को है। फिर अनुच्छेद 251 पे चर्चा हमारी हुई थी। 251 कहता है कि संसद द्वारा बने कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बने कानून के मध्य यदि विवाद होता है, क्या कह रहा है कि संसद द्वारा बना कानून, संसद ने जिसे बनाया हो कानून वो, और राज्य विधानमंडल का कानून,
इनके इसके द्वारा बना कानून, संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा बना हुआ कानून, यदि इसमें विवाद होता है तो ये कानून शून्य हो जाएगा, मतलब राज्य विधानमंडल का कानून शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 252 ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था ये कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि आपस में समझौता करके ये संकल्प प्रस्ताव पारित कर दें तो उनके विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। फिर अनुच्छेद 253 आता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता होता है उसे क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो केंद्र सरकार की होगी। फिर अनुच्छेद 254 आता है। यह कहता है कि 2 या 2 से केंद्र और राज्य के कानून में यदि विरोध की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। यहाँ कहा गया था कि शून्य हो जाएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभावी होगा। ये आपको कल बता दिया गया था केंद्र राज्य विधायी संबंधों के अंतर्गत। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें देखना है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, पहले इसे आप देखिए। विधायी संबंध पे हमारी चर्चा हो चुकी थी और आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध से। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध शुरू करने से पहले हम एक बिंदु पे और चर्चा कर लें। केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध होते हैं वहाँ विवाद कहाँ है? सबसे पहले हम विवाद ढूंढ लेते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य हम प्रशासनिक संबंधों को देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं विवाद कहाँ पे है, इन दोनों के संबंधों में विवाद कहाँ पे है। तो विवाद की यदि हम चर्चा करें तो विवाद का जो सबसे पहला प्रमुख मुद्दा होता है वो होता है राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति। ऐसा आरोप लगता है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है, जिससे राज्य की जो स्वतंत्रताएं होती हैं वो बाधित होती हैं और ये केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का एक कारण होता है। फिर दूसरी चीज होती है अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा विवाद का मुख्य मुद्दा है अखिल भारतीय सेवाएं। अब अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं वो केंद्र के चहेते होते हैं और यदि इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो इसलिए राज्य की जो स्वतंत्रता होती है कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। फिर निर्वाचन आयोग भी केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का कारण बनता है। आप हर चुनाव में देख सकते हैं निर्वाचन आयोग पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये सत्ताधारी दल के नेतृत्व में काम कर रहा है। चौथा पॉइंट जो आता है वो 2-3 आर्टिकल्स हैं जो विवाद का विषय बनते हैं, जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356। ये केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बीच में विवाद के प्रमुख कारण हैं। हमें आपको बताना है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, वो प्रशासनिक संबंध हम बताने से पहले आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उनमें विवाद का कारण क्या है। तो विवाद का कारण आपका राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अखिल भारतीय सेवाओं के जो लोग आते हैं वो होता है, निर्वाचन आयोग होता है और अनुच्छेद 352, 355 और 356। जैसे 352 आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, 355 क्या है? तो 355 में ये है
कि राज्यों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। राज्यों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। हर तरह की सुरक्षा, चाहे वो वायु सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे प्राकृतिक सुरक्षा हो। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, केंद्र इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था किए हुए है कि केंद्र अपने चहेते राज्यों को ज़्यादा आमदनी देता है और जो उनके जहां पर उनके दलों की सरकारें नहीं होती उसको कम अनुदान देता है। तो इस तरह को लेकर इसमें इस आर्टिकल को लेकर विवाद है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भी एक विवाद का कारण है। तो ये विवाद होते हैं जो मैक्सिमम होते रहते हैं केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र और राज्य के मध्य में, जिसके 3-4 प्रमुख कारण थे। अब हमें देखना है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में है। किसमें है? अगर आपसे पूछा जाए केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप कह दिया केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में है। अगर अनुच्छेदों के स्तर पे आया जाए, आर्टिकल्स के स्तर पे आया जाए, तो ये अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में आपसे चर्चा हो रही है और इस चर्चा के अंतर्गत आपको बताया गया कि जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध होता है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में है। किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक। अब हम एक एक आर्टिकल्स पे आते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है अनुच्छेद 256। देखिए, अब यहां से सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आप याद रखा करिए। ये आर्टिकल क्या कहता है? 256 कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, मतलब प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका ऐसे कानून या ऐसे शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी जिससे संसद से बने कानून और को राज्य में लागू होने में दिक्कत हो। जैसे राज्य कार्यपालिका किसी ऐसे कानून का प्रावधान नहीं करेगी जिससे जो संसद द्वारा बना हुआ कानून हो वो प्रभावित हो। बात समझ में आई? केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा हम कर रहे हैं। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 256, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए जिससे संसद के द्वारा बने हुए कानून को लागू करने में दिक्कत हो। और अब हम बात करें अनुच्छेद 257 की। इसको थोड़ा सा इस समय वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। 257 को ये क्या कहता है? अनुच्छेद 257 कहता है रेलवे के संरक्षण हेतु, रेलवे के संरक्षण हेतु, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के लिए, तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के लिए केंद्र सरकार या संसद राज्यों को कार्यपालिकी निर्देश जारी कर सकते हैं। रेलवे के संरक्षण के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। अब जैसे आज का मुद्दा आप देखते हैं अन्य राष्ट्रीय महत्व, इसमें कोरोना है, कोरोना है तो ना तो वो रेलवे का संरक्षण है ना तो हिंदी भाषा, अन्य राष्ट्रीय महत्व का विषय है। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल शाम को ही 8 राज्यों को सख्त चेतावनी दी है कि आप अपने यहाँ इस व्यवस्था को सही करिए, स्वास्थ्य सेवाओं को सही करिए, नहीं तो आपके ऊपर अमूमन ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे जिससे आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो कह क्या रहा है कि रेलवे के संरक्षण के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए, अन्य राष्ट्रीय महत्व के लिए
जो संसद है या केंद्र है वो राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 258। 258 को आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 258 कहता है कि संसद या केंद्र अपने शक्ति का, जो केंद्र की शक्ति होती है, उस अपने शक्ति को वो राज्यों को दे सकती है। संसद या केंद्र अपनी शक्ति को राज्यों को दे सकती है। केंद्र या संसद अपनी शक्ति जो होता है वो राज्यों को दे सकती है। जैसे कैसे दे सकती है? जैसे राज्य में कोई आईएएस ऑफिसर हुआ, वो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, तो केंद्र सरकार उसे बुला सकती है अपने यहाँ। प्रतिनियुक्ति पर उन्हें हमेशा जाना होता है। इस तरह ये कहता है कि 3 अनुच्छेद आपने पढ़ा, एक बार इन तीनों का हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ पे बताई गई केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में आपको बताया गया कि यह भाग 11 में है। किस अनुच्छेद में? तो आप करेंगे अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक है। फिर आपको बताया क्या गया? अनुच्छेद 256, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 256 के अंतर्गत आपको बताया गया कि जो राज्य विधानमंडल होती है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे संसद द्वारा या केंद्र द्वारा किए गए कानूनों के पालन में असुविधा हो या अनुपलब्धता हो या असुविधा हो। फिर अनुच्छेद 257, यहाँ पे आपको बताया गया कि रेलवे के संरक्षण के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के लिए केंद्र सरकार जो है वो आपके लिए एडवाइजरी राज्यों के लिए जारी कर सकती है। यहाँ पे क्या कहा गया कि केंद्र को जो शक्ति प्राप्त होती है वह अपनी इस शक्ति को राज्यों को दे सकती है। कैसे? जैसे राष्ट्रपति राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ कार्य सौंप सकते हैं। फिर बात अनुच्छेद 259 की आती है, तो इसको हटा दिया गया है। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 259 को हटा दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे आगे अनुच्छेद 260 की। अब हमारी जो चर्चा होगी वो आपकी होगी अनुच्छेद 260। अनुच्छेद 260 क्या कहता है? अनुच्छेद 260 कहता है कि भारत के बाह्य राज्यों पर नियंत्रण की बात है। भारत के जो बाह्य राज्य हैं, भारत के बाहर के राज्यों पर नियंत्रण की बात कही गई है। भारत के बाहर के राज्यों पर नियंत्रण की बात कही गई है। फिर हम बात करते हैं आपके अनुच्छेद 260 तक हो गया हमारा। 261 क्या कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की, अनुच्छेद 261 कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की, संघ और प्रत्येक राज्य की, भारत में जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, वाजनिक क्रियाओं सार्वजनिक अभिलेखों
सार्वजनिक क्रियाओं, सार्वजनिक अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में और न्यायिक कार्यों को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में विश्वास के साथ मान्यता प्रदान की जाएगी। विश्वास के साथ मान्यता प्रदान की जाएगी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संघ या प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं को, पहली चीज सार्वजनिक अभिलेखों को और न्यायिक कार्यों को पूरे विश्वास और मान्यता के साथ संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। ये आपका कहता है अनुच्छेद 261। अब देखिए 2 आर्टिकल्स यहाँ पे हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन दोनों अनुच्छेदों को आप नोट करके लिखिएगा। सबसे पहले नोट का पहला पॉइंट है अनुच्छेद 262 और 263, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 262 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा, 262 कहता है संसद विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नदियों व दोनों अंतर्राज्यीय नदियों व दोनों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेगी। अब अंतर्राज्यीय नदियां क्या होता है? जैसे कोई नदी है, नदी दोनों संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों और दोनों पर हुए विवाद पर निर्णय लेती है, पर हुए विवाद पर निर्णय लेती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कॉमन चीज आप याद रखिएगा, 2 इधर है 2 इधर है और यहाँ पे दून, 2 से 2 को आप मिलाइएगा, आपको हमेशा याद रहेगा नदी दून। 262 में नदी दूनों के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया? संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों और उस पर उठे विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। अब विवाद कैसे होता है? जैसे कोई नदी किसी राज्य से उत्पन्न हुई, किसी दूसरे राज्य में बह रही है, जिस राज्य से वो उत्पन्न हुई उस राज्य के कम क्षेत्रों को प्रभावित करती है, लेकिन जिस राज्य में बह रही है उस राज्य के ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, तो उस नदी का जल कौन ज़्यादा लेगा? जैसे आप कावेरी जल विवाद का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह के मुद्दों को कैसे सुलझाया जाएगा? ये संसद विधि के द्वारा सुलझाएगी। और अनुच्छेद 263 नोट का दूसरा पॉइंट जो है अनुच्छेद 263, यहाँ पे कहा गया कि राज्यों में समन्वय हेतु सार्वजनिक हित हेतु राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। राज्यों से समन्वय हेतु राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात की जाए तो भारत में सबसे पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1993 में किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत में सबसे पहली बार कब किया गया? तो आप कह दीजिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत में सबसे पहली बार कब किया गया? 1993। ये आपका केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध था। और देखिए कुछ
केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताने के लिए कुछ आयोगों का गठन किया गया था, जिसमें से एक आयोग बार बार पूछा जाता है जिसे हम सरकारिया कहते हैं। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है। लेकिन उस सरकारिया आयोग से पहले भी कुछ आयोगों का गठन हुआ है केंद्र राज्य संबंध को लेकर। तो थोड़ा सा नोट में जब चल रहा है ये टॉपिक, तो आप उन सारे आयोगों को देख लीजिए जो केंद्र राज्य संबंध के लिए बने। फिर हम लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा इसका, वो होगा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। वो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो हम नोट में ही आप रखिएगा इसको। पहला, केंद्र राज्य संबंधों के विषय में गठित समितियां, छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, केंद्र राज्य केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित समितियां, के संबंधों की समितियां। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो पहली समिति गठित हुई थी उसका नाम था राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग गठित हुआ था। राजमन्नार आयोग पहला क्या गठित हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जांच के लिए जो पहली समिति आई थी उसका नाम था राजमन्नार आयोग, और ये गठित हुआ था 1969 में। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो उसके बाद गठित हुई थी समिति, उसका नाम था मिरान चेतियन समिति। मिरान चेतियन समिति। अगर समय की बात कर ली जाए तो मिरान चेतियन समिति 1974 में आई थी, और 1974 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार गठित हुई तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में एक बार फिर समिति का गठन हुआ था, जिसका नाम था आनंद शाही समिति। आनंद शाही समिति। ये कब गठित हुई? तो आप कह देंगे ये गठित हुई थी 1978 में। चौथी है, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछी जाती है। आपसे पूछता है सरकारिया आयोग का गठन किससे, सरकारिया आयोग का गठन किससे संबंधित है, या सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था, या सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग कब गठित हुआ था? तो देखिए, नाम है सरकारिया आयोग। इनका पूरा नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, और इन्हें 1983 में सरकारिया आयोग ये गठित हुआ था 1983 में। और जो पूरा इनका नाम है वो नाम है रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष थे, और सदस्यों की बात की जाए तो शिव शरण और एस.आर. सेन थे। शिव शरण और एस.आर. सेन थे जिनके अध्यक्षता में ये सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। तो सरकारिया आयोग, यदि केंद्र राज्य संबंधों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका सरकारिया आयोग है। सबसे लास्ट में एक और आयोग गठित हुआ था जिसे हम पुंछी आयोग कहते हैं। पुंछी आयोग। तो केंद्र राज्य संबंधों को जानने के लिए ये 4-5 आयोग गठित हुए हैं, जिनमें आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कौन सा? सरकारिया आयोग। आपसे यदि प्रश्न केंद्र राज्य संबंधों से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न बस यही सरकारिया आयोग से पूछा जाएगा। पूरा नाम है रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया, ये पूरा नाम था। ये केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो समितियां गठित हुई थी उसके बारे में आपको बता दिया गया। अब अगला जो हमारा संबंध है वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है।
तो उसको हम देखेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे केंद्र राज्य विधायी संबंध आपने देखा, वो भाग किस में था? भाग 11 में था। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध आपने देखा, वो भी भाग 11 में था। लेकिन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध आएगा उसमें भाग बदल जाएगा, और वो भाग हो जाएगा आपका, जो भाग होगा वो समय, वो भाग होगा आपका 12। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की हम चर्चा कर लें तो सबसे पहली बात आती है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किस भाग में है। तो आप कह दीजिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का जो उल्लेख है वो आपका भाग 12 में है। ये चीज ध्यान देने लायक है। प्रशासनिक और विधायी संबंधों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 11 में, लेकिन वित्तीय संबंधों का उल्लेख जो किया गया है वो भाग 12 में। अब अनुच्छेद के स्तर पे आया जाए तो अनुच्छेद के स्तर पे ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लगाकर 285 तक, कहां से कहां तक आपकी वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 264 से 285 तक। अब अनुच्छेद 264 क्या कहता है? अनुच्छेद 264 ये कहता है कि इस भाग में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इस वित्त आयोग के अंतर्गत अनुच्छेद 380 के अंतर्गत आने वाले वित्त आयोग को रखा गया है। वित्त आयोग का उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है। परंतु यह वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। देखिए जब आपको टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा, आपको अलग से वित्त आयोग पढ़ाया जाएगा, जहां आपको बताया जाएगा कि वित्त आयोग का गठन कैसे होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य भी होंगे। कितने वित्त आयोगों का गठन किया अब तक किया जा चुका है, कौन पहले वित्त आयोग का गठन अध्यक्ष था, कौन अंतिम वित्त आयोग का अध्यक्ष है, उल्लेख तो कर दिया गया है 264 में ही, लेकिन इसकी मेन चर्चा होगी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 265 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 265 ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगेगा। विधि के प्राधिकार बिना प्राधिकार बिना कोई कर नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। पूछा गया प्रश्न क्या पूछा गया था उसे आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का सिद्धांत दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का सिद्धांत दिया गया है? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 265। कहा क्या गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये कहाँ लिखा गया? तो आप कहेगा ये लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में।
266 और 67 को हम एक साथ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लेखों या 3 निधियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 266 प्लस 267, यहाँ पे 3 निधियों का उल्लेख किया गया है, 3 लेखों का उल्लेख किया गया है। तीन लेखों का उल्लेख है। ये लेख कौन कौन के हैं? पहला जो आता है वो आता है अनुच्छेद 266 फर्स्ट, 266 ए। इसमें कहा गया कि भारत और राज्यों की संचित निधि, कौन सा? भारत या राज्यों की संचित निधि। आपने सुना होगा सुप्रीम हाई कोर्ट के जजों के बारे में कि उनको जो वेतन दिया जाता था वो राज्यों की संचित निधि से दी जाती थी, लेकिन पेंशन कहाँ से दिया जाता था? भारत की संचित निधि से दी जाती थी। फिर जो 66(2) कहता है, अनुच्छेद 266(2), ये कहता है इसमें लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया है। किसका? लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया है। (66) में भारत या राज्यों की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। 66(2) में लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 267, 266 और 267 को हम एक साथ रख के कर रहे थे। इसमें आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निधियों का उल्लेख किया गया, तो आप कह दिएगा 266 से 267 तक, जिसमें अनुच्छेद 266(1) में कहा गया कि भारत या राज्यों की संचित निधि। अनुच्छेद 266(2) में कहा गया लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया। फिर अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। और इन सब चीज़ों को जानने के बाद 2 पॉइंट्स आप नोट में लिखिएगा। देखिए, मामला केंद्र और राज्य के मध्य कर बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद रहता है। टैक्सेशन को लेकर हमेशा विवाद रहता है। उस विवाद का मूल कारण आप आज जान लीजिए क्या होता है। हालांकि प्रश्न पूछा भी जाता है। 2 लाइन में आप दोनों नोट्स को कंप्लीट करिए। नोट का पहला पॉइंट, जो केंद्र सरकार होती है वो 14 मदों पर कर लगाती है। केंद्र सरकार, ये प्रश्न पूछा जाता है, केंद्र सरकार कितने विषयों पर या कितने मदों पर कर लगाती, कितने वस्तुओं पर कर लगाती है? तो केंद्र सरकार 14 मदों पर कर लगाती है। 14 मदों पर कर लगाती है। दूसरा, नोट का दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार जो है वो 19 मदों पर कर लगाती है। अब विवाद क्या होता है? देखिए, विवाद इसमें यही होता है कि आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार 14 पे लगा रही है, राज्य सरकार 19 पे मदों पर कर लगा रही है। फिर विवाद क्यों? राज्य क्यों विवाद करते हैं? क्योंकि राज्यों को मात्रात्मक मात्रा ज़्यादा दी गई, गुणात्मक नहीं। मेला कर, मेले से कितना कर आएगा आप जानते हैं, भू राजस्व से संबंधित कार्य। फिर उसके बाद अन्य जो छोटे भवन निर्माण हुआ, विद्युत उपभोग हुआ, भूमि कर हुआ, ये छोटे छोटे मद बस मात्रा में इनको ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन मात्रात्मक सुख इनको दिया गया, गुणात्मक सुख केंद्र ने लिया है। केंद्र ऐसे चीज़ों पर टैक्स लगाती जैसे आयकर हुआ, निगम कर हुआ, सीमा शुल्क हुआ, रेलवे हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ, इस पर कर कौन लगाता है? तो आपके केंद्र सरकार। इसीलिए विवाद का कारण रहता है। तो 2 पॉइंट आप बस इतना याद रखेगा, केंद्र सरकार कितने मदों पर कर लगाती है, तो आप कह देगा 14,
और राज्य सरकार कितने मदों पर कर लगाती है, तो आप याद रखिएगा 19। फिर 2-3 अनुच्छेद और हैं जिन्हें हम देख ले। एक है अनुच्छेद 275। ये क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा राज्यों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करेगी। संसद विधि द्वारा राज्यों की सहायता के लिए अनुदान देगी। अब देखिए कहीं आपदा आ जाती है तो संसद उसे सहायता राशि राज्यों को देता है। जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या ज़्यादा बारिश हो गई, सूखा हो गया, ये सारी चीज़ों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 275 में। एक और 2 अनुच्छेद और हैं। एक है अनुच्छेद 281। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 281 में ये लिखा गया है कि जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग है, वह अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो आप कहेंगे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति इसे संसद में पेश करवाता है। और लास्ट है अनुच्छेद 285। अनुच्छेद 285 ये क्या कहता है, संघ की संपत्तियों को राज्यों के करों में छूट होगी। संघ की संपत्तियों को राज्यों में छूट होगी। संघ की संपत्तियों को राज्यों में छूट होगी। ये सारा का सारा मुद्दा केंद्र राज्य संबंध का था, जो आपको 3 स्तरों पर था। उसके पहले कैसे कैसे केंद्र संघवाद किसे कहते हैं, परिसंघ किसे कहते हैं, उन सारी चर्चाओं के साथ साथ केंद्र राज्य में जो 3 स्तर पे संबंध थे, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और आर्थिक संबंध, इन तीनों संबंधों की चर्चा हो गई। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।